मैं कलामुल्ला इतिहास पढ़ाता हूं और आज 10वीं क्लास के इतिहास की बात पहले चैप्टर की, जहां द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, राष्ट्रवाद क्या है इस पे हम बातें करेंगे आज, और कई खंडों में नेशनलिज्म पे बातें करेंगे। तो आज पहला खंड, पहली बात, नेशनलिज्म है क्या। नेशनलिज्म फीलिंग ऑफ वननेस है, एकता की भावना है। अब एकता की भावना कह देने से बात समझ में नहीं आती है, इसको हम लोग विभिन्न घटनाओं के माध्यम से समझेंगे और अंत तक एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि ये राष्ट्रवाद है क्या, शुरुआत कहाँ से हुई, क्या कंसेप्ट है, इसका परिणाम क्या हुआ, इसके साइड इफेक्ट क्या हुए। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 1848 एक चित्रकार हैं, इनका नाम है फ्रेडरिक सोरियू। फ्रेडरिक सोरियू ने एक पिक्चर बनाई और उस पिक्चर का नाम इन्होंने खुद रखा डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। इस डेमोक्रेटिक एवं सोशल रिपब्लिक में सोरियू क्या कहते हैं, एक यूटोपियन की बात करते हैं, एक कल्पना करते हैं कि राष्ट्रवाद कैसा होगा। जो चित्र बनाया 4 सीरीज में बनाया था, जिसका पहला सीरीज का जो चित्र है उसमें एक ट्रेन में कुछ लोग सफ़र कर रहे हैं और रास्ते में एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी को देखते हैं और इस स्टैचू ऑफ लिबर्टी को होमेज मतलब श्रद्धा देते हैं, उसका सम्मान करते हैं। जो फिगर बनाया उसमें राष्ट्र की अभिव्यक्ति के लिए फीमेल को चुना गया। किसको? फीमेल को। फीमेल चुनने का विशेष मतलब है, क्या मतलब है कि राष्ट्रवाद प्रेममय ही हो सकता है। इसका बेस्ट क्या होगा तो लव होगा, अफेक्शन होगा, प्यार होगा। प्यार ही आधार हो सकता है राष्ट्रवाद का। नारी प्रेम की प्रतीक होती है और इसमें ये दिखाया गया कि लोग लिबर्टी को प्रेम कर रहे हैं, उसके प्रति श्रद्धा दे रहे हैं और ऊपर से एंजल्स मीन्स देवदूत उनको देख रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। फ्रेडरिक सोरियू की परंपरा को आगे बढ़ाया अर्नस्ट रेनन ने। इन्होंने 1882 में एक भाषण दिया, कहाँ? यूनिवर्सिटी ऑफ सरबोना में। और इस जो लेक्चर में इन्होंने राष्ट्रवाद को थोड़ा सा वाइड किया, व्यापक किया। क्या कहते हैं? कहते हैं कि नेशनलिज्म इज जस्ट लाइक सोल, आत्मा है। भारतीय चिंतन में आत्मा को सबसे ज़्यादा वेट दिया गया है और आत्मा को हर दर्शन ने स्वीकार किया है। और ये आत्मा अगर है तो बनती कैसे है? फर्स्ट पास्ट लीगेसी एंड देन प्रेजेंट कंसेंट, दो इसके फैक्टर हैं। पास्ट लीगेसी का मतलब क्या है? अतीत में यानी गुजरे हुए समय में हमने या हमारे पूर्वजों ने जो कुछ किया है उस सब की कल्मिनेशन है, एक तार्किक परिणति है। क्या किया? हीरोइक डीड किया। क्या किया? अच्छे विचार दिए। क्या किया? इस धारा को और सुंदर बनाने का प्रयास किया। उन्होंने कुछ इंडेवर्स किए, कुछ सेक्रीफाइस किए, जो त्याग किया, जो बलिदान किया, जो उनका समर्पण था, वो हमारी पास्ट ग्लोरी है और यही राष्ट्र का बेस है। यानी पास्ट लीगेसी इज बेस ऑफ नेशनलिज्म। बट भूत के भूत से काम बनने वाला नहीं है। वर्तमान में क्या चाहिए? प्रेजेंट कंसेंट चाहिए, यानी सहमति चाहिए। किसकी? राष्ट्र के इनहेबिटेंट्स की, राष्ट्र के निवासियों की। इनहेबिटेंट्स कौन होगा? वो होंगे इनहेबिटेंट्स जिनको किसी राष्ट्रीय मुद्दे पे परामर्श के लायक समझा जाए, यानी जिनकी राय ली जाए। इसके लिए एक टर्म इन्होंने यूज किया, द डेली रेफरेंडम, यानी डेली किया जाने वाला रेफरेंडम, यानी लोगों की राय जानने वाली जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसको। अब डेली रेफरेंडम बहुत मुश्किल है, बट इससे इतना स्पष्ट हो जाता है कि राष्ट्र जो है कॉमनवेल्थ, जो वहाँ के रेसिडेंट है, जो वहाँ के निवासी हैं, उनकी सामान्य जो इच्छा है उसकी अभिव्यक्ति है और डे टू डे है, यानी रोज़ रोज़ है। ऐसा नहीं है कि 6 साल पहले हमने संकल्प लिया कि हम राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्र की एकता है इन मुद्दों पे, और आज जो है वो स्थिति बदल जाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। डेली जो निर्णय लिया जाए उस पर राष्ट्र की एक कॉमन विल होनी चाहिए, कॉमन कंसेंट होना चाहिए। अब प्रेजेंट और पास्ट दो फैक्टर इन्होंने बता दिया और इसको डेली रेफरेंडम बता दिया। ये एक बहुत बड़ी एक क्रांतिकारी बदलाव है। इन्होंने यहाँ पे कुछ खंडन भी किया। क्या किया? लैंग्वेज कैनट बी बेस ऑफ नेशनलिज्म,
रेस नहीं हो सकता, रिलीजन नहीं हो सकता, रीजन नहीं हो सकता, क्षेत्र, जाति, धर्म, भाषा, इन आधारों पे राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता। हमने खुद भी देखा है कि धर्म के नाम पे पाकिस्तान अलग हुआ, लेकिन जल्द ही उसके दो टुकड़े हो गए। तो न धर्म, न जाति, न भाषा, कुछ नहीं। होता क्या है, तो कॉमनवेल मतलब वह कुछ साझा मूल्य होते हैं जो किसी क्षेत्र विशेष का आशय क्या है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से कोहिमा तक, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, जो भारत की अपनी भौगोलिक स्थिति है, इसी तरह हर देश की भौगोलिक स्थिति होती है, और उस बाउंड्री लाइन में रहने वाले लोगों की जो कॉमनवेल होती है, उसी के आधार पे राष्ट्र का निर्माण होता है। इस नेशनलिज्म की जो सिस्टमेटिक एक्सप्रेशन फर्स्ट टाइम हम देखते हैं, वो कहाँ देखते हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। कब हुआ, 1789 में। क्या वहाँ का स्लोगन था, इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। इक्वलिटी मतलब समानता, लिबर्टी मीन्स स्वतंत्रता, और फ्रेटर्निटी मीन्स बंधुत्व। पहले समानता चाहिए, फिर स्वतंत्रता चाहिए, और उसके बाद फिर फ्रेटर्निटी यानी भाई भाई का रिश्ता चाहिए। रिश्ता कैसा, चोट लगे तुझे तो दर्द मुझे होता है। अगर एक व्यक्ति की वजह से दूसरे को कष्ट हो तो निश्चित रूप से कष्ट पहुंचाने वाला व्यक्ति राष्ट्रवादी नहीं हो सकता। उसे राष्ट्रद्रोही तो नहीं कहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि वो राष्ट्रवादी नहीं हो सकता। राष्ट्रवादी होने के लिए शर्त ही ये है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कष्ट न हो। और ये कब होता है, जब इमोशन सेम होते हैं। क्या चीज़, इमोशन मीन्स भावना। राष्ट्रवाद क्या है, एक इमोशनल यूनिट है, एक भावनात्मक इकाई है। और भावना में भेद नहीं होती, भेद होती है तो भौतिकता में होती है। ये मेरे कपड़े, ये तेरे कपड़े चलता है, लेकिन भावना जैसे सुख दुख, इसमें भेद नहीं होता। सबकी भावनाएं एक जैसी होती हैं। भावनाएं आहत होती हैं तो आंसू निकलते हैं। ये भावनात्मक एकता चाहिए राष्ट्रवाद के लिए। और वो कब आएगी, जब फ्रेटर्निटी होती, भ्रातृत्वक संबंध होगा। अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ये एक्सप्रेशन हो रहा है। फ्रेंच में ही क्यों हो रहा है, ये भी जानने वाली चीज़ है। अचानक तो कोई चीज़ होता नहीं है। राष्ट्रवाद को कंक्रीट फॉर्म लेने में, मूर्त रूप लेने में 100 वर्ष लगे। आइए देखते हैं क्या हुआ। 7 वर्षीय युद्ध, 100 इयर्स वार चला था, 1337 टू 1453 के बीच। किसके बीच चला था, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। और इस वार में जॉन ऑफ आर्क का नाम तो आपने सुना होगा। एक लड़की थी और जितना साहस और बहादुरी का परिचय दिया फ्रांस से ब्रिटिश अंग्रेजों को निकालने में, उसके चलते इसे जो है वहाँ संत का दर्जा मिला, सेंट कहा गया। इसके बाद एक शासक का नाम आता है चार्ल्स VII। इन्होंने क्या किया, नेशनल आर्मी बनाया। देखिए पहली बार नेशनल शब्द यहाँ देखने को मिल रहा है। इसके लिए उन्होंने स्टेटस जनरल से टैक्सेशन का अधिकार भी लिया था और नेशनल आर्मी बनाया। फिर आए लुई XI। इन्होंने क्या किया, सप्रेस्ड बारोनियल पावर। वहाँ जो सामंत थे, सामंतों की शक्ति को इन्होंने ख़त्म किया। पता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पहले यूरोप कई टुकड़ों में बटा था। आज की तरह ना फ्रांस था, ना जर्मनी, ना इटली, कई टुकड़ों में बटा था, जिसे कहीं किंगडम कहा जाता था, कहीं डची कहा जाता था, कहीं कैंटन्स कहा जाता था। लेकिन जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तो ये मल्टीनेशनल डायनेस्टी खत्म हो गई और नेशन स्टेट आ गया, यानी राष्ट्र राज्य अस्तित्व में आया। इसके संग क्या हुआ, सोवेरेनिटी यानी संप्रभुता। क्या होती है संप्रभुता, पावर ऑफ नेशन। राष्ट्र की शक्ति होती है जिसके आधार पर वह निर्णय लेता है और अपने निर्णयों को लागू करता है। अब तक सोवेरेनिटी कहाँ थी, मोनार्की में, राजा में। अब कहाँ चली गई, सिटीजन में। तो ट्रांसफर ऑफ सोवेरेनिटी फ्रॉम मोनार्की टू सिटीजन, ये आफ्टर रिवॉल्यूशन ऑफ फ्रेंच संभव हो सका था। दूसरा क्या हुआ, ला पेट्री माने फादरलैंड। हम मातृ देश कहते हैं ना, भारत माता की पूजा करते हैं, तो वहाँ पितृ देश की कल्पना आई। ले सिटियोन यानी द सिटीजन। पहले क्या था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पहले योर ऑनर, माय लॉर्ड, अलग अलग संबोधन भिन्न भिन्न तरह के लोगों के लिए। अब सबको सिर्फ सिटीजन कहा जाएगा, नागरिक कहा जाएगा।
वहाँ एक कॉमन लैंग्वेज आया जिसे फ्रेंच कहा गया। एवरी सिटीजन इक्वल राइट, सबको इक्वल राइट की गारंटी दी गई। यूनिफॉर्म लॉज आया, समान कानून बनाया गया। एक झंडा आया। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट, क्रांति के पहले अलग अलग मापतोल प्रणालियाँ थी, अब एक तरह की मापतोल प्रणाली आई। और जब यूनिटी आती है, मैंने कहा ना, फीलिंग ऑफ वननेस, एकता की भावना, तो एकता की भावना कब आएगी? जब जीवन व्यवहार के सभी क्षेत्रों में सिमिलरिटी होगी, इक्वलिटी होगी, तब आएगी। तो इतना आने के बाद ये माना गया कि आधुनिक राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति, फर्स्ट एक्सप्रेशन फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हुआ। अब इन घटनाओं के अतिरिक्त भी कुछ सहायक फैक्टर थे जिनकी वजह से नेशनलिज्म आया। उसमें एक था इनलाइटमेंट। इनलाइटमेंट क्या होता है? प्रबोधन। प्रबोधन को समझने के लिए डार्क एज को समझना होगा, अंधकार युग को समझना होगा। अंधकार युग क्या था? जो इनलाइटमेंट के पहले था। उसमें क्या होता था? हर कोई एक दूसरे को बताता था कि ऐसा ही होता है। अब राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है, ये बताया जाएगा, लोग मानेंगे। ये नहीं पूछेगा कि राजा कैसे ईश्वर का प्रतिनिधि हो गया। जब लोग पूछने लगे कि आखिर ऐसा ही क्यों होता है, तो वह इनलाइटमेंट का दौर था। मतलब तर्क आ गया, लॉजिक आ गया। अब कोई विश्वास नहीं करेगा, अब हर चीज के पीछे दिमाग लगाएगा, पूछेगा कि ऐसा ही क्यों होता है। तो इनलाइटमेंट आया, वहां से भी राष्ट्रवाद को बल मिला। ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुआ कहाँ? ये गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी इंग्लैंड में 1688 to 89 में। और इस ग्लोरियस रिवॉल्यूशन में वहाँ का जो राजा था उसको नियम में बांधा गया। अब वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आएगी, संवैधानिक राजतंत्र आएगा, और राइट ऑफ सिटीजन डिक्लेयर हुआ। इस सब के वजह से राष्ट्रवाद को बल मिला। इसके बाद फिर देखिए कुछ रोमांटिसिज्म की बातें भी हुई। रोमांटिसिज्म क्या होता है? अपने बीते हुए अतीत पे गौरव करना और कुछ हद तक झूठा गौरव करना, इठलाना। इसमें क्या होता है? लोकोक्तियाँ खोजी जाती हैं, पुराने अपने हीरोइक डिड्स को, पुराने अपने नायकों को ढूंढा जाता है। और इसके लिए एक नाम यहाँ लेना चाहूँगा, ग्रीम ब्रदर्स का। ग्रीम ब्रदर फ्रांस के लोग हैं, दो भाई हैं, और इन्होंने फॉक टेल्स एंड नेशन बिल्डिंग नाम पे बहुत काम किया। इन्होंने हर गांव का दौरा करके और वहाँ के लोगों से बातें करके उनकी कहानियों को रिकॉर्ड किया और उसे पब्लिश किया। अब क्या होता है, लोग कथाएं जो होती हैं, हर गांव का कोई देवता होता है, हर गांव में कोई वीर पुरुष होता है, और वो सब वीर पुरुष लोग कथाएं नेशनल लेवल पे आई और लोग पढ़ने लगे। तो इससे उनके अंदर क्या हुआ? एक रोमांटिसिज्म आया, गौरव की भावना आई। लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। अच्छी चीज़ क्यों नहीं है? हमने बताया 2 फैक्टर होते हैं, पास्ट लीगेसी एंड प्रेजेंट कंसेंट। अब पास्ट में हम जान गए कि मेरे पूर्वज बहुत गौरवमयी जीवन जीते थे, लोग उनका आदर करते थे। अब क्या करें? हम उनकी एक मूर्ति बनवा लें और उनके पास बैठ जाएं और अपेक्षा करें कि उधर से गुजरने वाला आदमी मेरे पूर्वज को न प्रणाम करके मुझे प्रणाम करे, मुझे सम्मान दे। तो ये एक नाहक का रोमांटिसिज्म आता है जो घातक भी हो जाता है। और क्या इसमें महत्वपूर्ण हुआ? तो नेपोलियन और उसकी विजयी सेना। हम सब जानते हैं कि नेपोलियन जब अपने उत्कर्ष पे था तो एक लोकोक्ति थी कि जब फ्रांस को जुकाम होता है तो सारा यूरोप छींकता है। इतना शक्तिशाली हो गया था फ्रांस के नेतृत्व में। नेपोलियन जहाँ जहाँ गया, उसकी विजयी सेना जिन जिन देशों में गई, वहाँ क्या लेके गई? इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। तो वहाँ भी राष्ट्रवाद आया 2 रूपों में। एक तो ये लेके गए, और दूसरे ये लोग जहाँ भी गए तो वहाँ की आम जनता ने इनका अपोज भी किया। वो भी किससे? तो राष्ट्रवाद से प्रभावित हो गए। तो नेपोलियन ने भी राष्ट्रवाद को फैलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसका अब कुछ निगेटिव पक्ष देखते हैं। आगे बढ़ के क्या हुआ? नेशनलिज्म एंड कोलोनियलिज्म, राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। जब राष्ट्रवादी भावना खूब वहाँ पे पुष्पित पल्लवित हुई, काफ़ी डेवलप हुई, तो वहाँ पे नए नए राज्यों का गठन हुआ।
और उसके बाद क्या हुआ, वो राष्ट्रवादी भावना से ओतप्रोत राज्य दूसरे पिछड़े हुए राज्यों पे अपना कब्जा जमाने लगे। कॉलोनियलिज्म क्या होता है? कॉलोनियलिज्म एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कोई शक्तिशाली और संपन्न देश किसी कमजोर और अविकसित देश पे अपना राजनीतिक और आर्थिक अधिकार स्थापित करता है और उसका शोषण करता है। उदाहरण के लिए भारत किसकी कॉलोनी थी? ब्रिटेन की। ब्रिटेन ने भारत में कब्जा किया। दो कार्य के लिए, पहला कच्चा माल चाहिए तो भारत से ले जाएगा, दूसरा उसका तैयार माल बेचने के लिए बाजार चाहिए तो लाके बाजार में बेचेगा। तो ये हमने व्यवहारिक उदाहरण दिया ब्रिटेन और भारत का। इस तरह का काम पूरी दुनिया में, एशिया में और अफ्रीका में खास तौर से किया गया यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा, और ये बहुत ही घातक हुआ। पूरा का पूरा कॉलोनियलिज्म बेस्ड ऑन एक्सप्लॉयटेशन था, शोषण पे आधारित था। कुछ और भी इसके परिणाम अच्छे हुए। क्या हुए? यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी। हमको पता है कि इटली और जर्मनी राष्ट्र राज्य नहीं थे, लेकिन राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत होकर इटली और जर्मनी का एकीकरण हो गया। हंगरी, बोहेमिया, यूनान में फ्रीडम स्ट्रगल चला। उस्मानिया, आज का जो तुर्की है, ये कभी उस्मानिया साम्राज्य हुआ करता था और इसका क्षेत्र बहुत बड़ा था। खासतौर से बाल्कन एरिया जो है, बाल्कन क्षेत्र में उस्मानी साम्राज्य का आधिपत्य था और राष्ट्रवादी भावना जब इस बाल्कन क्षेत्र में गई तो ये उस्मानिया सल्तनत का अंत हुआ और उस्मानिया सल्तनत सिर्फ और सिर्फ तुर्की तक सिमट गया। इस बाल्कन क्षेत्र में क्या कौन कौन देश शामिल थे? अगर आज के संदर्भ में हम देखें तो रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, मेसिडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया और सर्बिया, ये सभी देश बाल्कन क्षेत्र में आते थे। अगर मैप में हम देखें तो यहाँ यूरोप के हिस्से में जब देखिएगा तो यहाँ पे ये सारे देश आपको दिख जाएंगे। अब इस बाल्कन एरिया में सबसे क्रिटिकल कंडीशन हुई। क्या हुई? जो बिग सुपर पावर थे, क्या है? रसिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ये वहां की उभरती हुई शक्तियां थी। जैसे इन्होंने देखा कि अब उस्मानिया सल्तनत खत्म हो रहा है तो इस क्षेत्र पे कब्जा जमाने के लिए आपस में राइवलरी यानी होड़ मच गई। और ये होड़ कहाँ लीड करेगी? लीड टू डिजास्टर। बहुत बड़ा मिस्चिफ होने वाला है। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हो जाएगा इसी बाल्कन क्षेत्र पे कब्जे को लेकर के। ये एक अलग कहानी है जो हम विश्व युद्ध के संदर्भ में पढ़ेंगे। अब सवाल ये है कि इतना कुछ हम जान गए, राष्ट्रवाद क्या है? भावनात्मक इकाई है। सुदृढ़ कैसे होगा? इमोशनल अटैचमेंट से होगा। किसके बीच? ईच एंड एवरी सिटीजन, एक एक नागरिक के बीच अगर इमोशनल लगाव होगा, भावनात्मक लगाव होगा तो राष्ट्रवाद मजबूत होगा। राष्ट्रवाद का दुष्परिणाम क्या है? गरीब देशों का शोषण हमने पढ़ लिया, एक्सप्लॉयटेशन हुआ। और क्या हुआ? फर्स्ट वर्ल्ड वार, करोड़ों लोग मारे गए। तो क्या राष्ट्रवाद बेकार है? नहीं। क्यों नहीं बेकार है? क्योंकि आज नेशन स्टेट का जो कंसेप्ट है इसे यूनिवर्सल और नेचुरल स्वीकृति मिल चुकी है। नेशन स्टेट क्या है? यूनिवर्सल है और नेचुरल है। सोचिए कैसे है। जब भारत और पाकिस्तान में कोई मैच हो रहा हो तो तालियां क्यों बजती हैं? एक एक छक्के पे जुआ मन क्यों मचलता है? इसी वननेस की भावना के कारण मचलता है। इमोशनल अटैचमेंट है इसलिए मचलता है। हर देश और वहाँ के निवासी एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। जो भी किसी देश का निवासी है उसका उस देश से लगाव होता है और ये हमें कई अवसरों पर देखने को मिलता है। जैसे भारत से इस उदाहरण को समझें तो चाहे वो स्वतंत्रता दिवस समारोह हो या रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन हो या कोई और हमारा कल्चरल फेस्टिवल हो, जैसे ईद हो, होली हो या और भी कोई त्यौहार हो, उस समय क्या लगता है? पूरा भारत एकता के रंग में रंगा हुआ दिखता है। हर कोई जनगण मन गा रहा होता है और अपने अपने हिस्से की खुशियां मना रहा होता है, दूसरे को लुटा रहा होता है। बस यही भावना, एक दूसरे को खुश रखने की भावना अगर खूब मजबूत हो जाए तो निश्चित रूप से ये राष्ट्रवाद बहुत ही अच्छा साबित होगा और काफ़ी विकसित हो सकता है। हाँ,
जो इसकी बुराइयां मैंने गिनाई फर्स्ट वर्ल्ड वार के रूप में जो देखने को मिली, तो उससे बचने के लिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमारा राष्ट्रवाद बैलेंस हो, यानी संतुलित राष्ट्रवाद हो। अगर बैलेंस होगा यानी हमारा राष्ट्र इसलिए न हो कि दूसरे राष्ट्र की कीमत पे अपने लिए कुछ अर्जित करे। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः की विचारधारा में जो बात करते हैं, जो हमारी भावनाएं होती हैं, तो राष्ट्र का अस्तित्व अगर इस सीमा तक स्वीकार हो कि हमारा राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के खुशियों को बढ़ाने में सहयोग करेगा, तो निश्चित रूप से वही आदर्श राष्ट्रवाद होगा। और जैसा कि मैंने बताया कि अर्नस्ट रेनन ने इन सारे आधारों को खंडित कर दिया कि रेस, रिलीजन, रीजन, लैंग्वेज ये बेस नहीं हो सकते। तो बेस क्या होंगे? जो कॉमन वैल्यूज हैं, और आज की डेट में कॉमन वैल्यूज ढूंढिएगा तो मिल जाएगा उदारवाद, यानी एक दूसरे को एक्सेप्ट करना, एक दूसरे को वह जैसा है उसी रूप में स्वीकार करना। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्यों? क्योंकि इसमें एक एक आदमी को इक्वल राइट मिलता है और हर आदमी इसमें स्वतंत्र होता है। सबसे बड़ी बात कि इसमें सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण संभव होता है। और धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता क्यों? क्योंकि किसी भी नेशन में मोर देन वन रिलीजन के फॉलोअर हो सकते हैं। भारत में तो हजारों धर्म हैं, दुनिया के हर देश की यही कहानी है, अलग अलग लोग, अलग अलग धर्म। तो सारे धर्मों के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए एक हमारे पास वैल्यू है, वो है धर्मनिरपेक्षता। और अगर हम राष्ट्रवाद और लोकतंत्र की बात करें तो राष्ट्रवाद के संग ही लोकतंत्र का भी विकास होता है। और आज के दौर में नेशनलिज्म एक अनिवार्य आवश्यकता है, इसको एक्सेप्ट करना होगा, बस कुछ शर्तों के संग, यानी इसे मॉडरेट होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि राष्ट्रवाद पे ये बातें अच्छी लगी होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।